Hello and good morning to everyone. Let us start another new chapter of history, that is the Great Mughals. So, one of the biggest chapter of your book and one of the most interesting chapter also. So, in this chapter we are going to see a great story about the Mughals. We are going to see how Mughal Empire started with Babur, then Humayun, then the coming of some time for about 5 years Sur dynasty or Sher Suri. देन वी विल सी अकबर द सन ऑफ हुमायूं, फिर वो आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब उसके बाद जहांगीर, फिर मुगल की कोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट किंग शाहजहां, औरंगजेब। तो एक बहुत बढ़िया स्टोरी चलती है मुगल्स के बारे में। हर कोई जानना भी चाहता है मुगल्स के बारे में, हर कोई जानता भी है। बहुत सारे राजाओं के नाम लोगों ने सुने भी होते हैं, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शेर सूरी। ये शेर सूरी थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, मतलब 5 साल के लिए हुमायूं को हराकर ये अपने सुर डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर लेते हैं, पर बाद में ये अकबर से हार जाते हैं, तो फिर से आपकी जो है मुगल डायनेस्टी आ जाती है। सो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग देख चुके थे कैसे इब्राहिम लोदी को हराकर जो है दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर दी बाबर ने, और दिल्ली सल्तनत ख़त्म करने के बाद बाबर ने क्या शुरुआत कर लिया, मुगल एम्पायर की। द ग्रेट फ्लरिशिंग ऑफ नॉर्थर्न इंडियन कल्चर, आर्ट एंड इंपीरियल स्ट्रेंथ अनडाउटेबली टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल मोनार्क ऑफ द 16th-17th सेंचुरी। तो इंडिया की पावर बहुत ही पीक पे थी जब मुगल्स रूल कर रहे थे, तब इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ा एक हब बन जाता है, एक बहुत ही बड़ा सेंटर बन जाता है पावर का। The Mughals were Central Asian descendants of the great Mongol warrior चंगेज़ खान। चंगेज़ खान के साइड के थे ये लोग, इन तैमूर साइड के थे। Unlike other invaders who plundered India for its wealth and splendor, the Mughals wanted to establish a political power। तो लोग बहुत सारे इंडिया को लूटने भी आए थे, लूट के चले गए, बट मुगल ने इंडिया पे हमला किया था इसको अपना एरिया बनाने के लिए, अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए, और यहीं पे अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया इन्होंने। They began humbly from a small stretch of land। They eventually spread their empire extended from आगरा to दिल्ली। पहले इनका एम्पायर सिर्फ यहाँ तक था, सिर्फ इतना था, आगरा दिल्ली तक। फिर धीरे धीरे करके जो है अगले जो इनके रूलर आते चले गए, वो अपना एम्पायर यहाँ तक फैलाते चले गए, साउदर्न स्टेट्स तक, साउथ तक। They enforced a new administrative system of governance on the basis of which last even today, and they ruled for more than 2 centuries। 200 साल के आसपास तक रूल किया मुगल्स ने, बिकॉज इनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी थी। Let us know more about the first 6 मुगल एम्पायर who are also known as the Great Mughals। तो पहले के 6 जो हमने नाम ऊपर देखे आपके, ये 1, 2, इनको हटा दो, ये सुर डायनेस्टी अलग है, 1, 2, 3, और ये 4, 5 और 6, ये 6 को ही हम बोलते हैं ग्रेट मुगल्स, क्योंकि इसके बाद भी कुछ मुगल्स आए, पर उसके बाद मुगल्स की पावर जो है न के बराबर हो गई, बहुत कम हो गई थी। और आपके लास्ट मुगल हैं आपके बहादुर शाह जफर सेकंड, उनके पास तो कोई पावर थी ही नहीं। पहले मुगल आते हैं आपके बाबर। तो बाबर की हमने स्टार्टिंग देख चुके हैं पिछले चैप्टर में कि बाबर को जो है फरगना के रहने वाले थे, ये यहाँ पर है आपके इधर तरफ आता है फरगना, ठीक है, यहाँ के रहने वाले थे कि यहाँ से इनको बुलवाया जाता है लड़ने के लिए इब्राहिम लोदी से, और लोदी को हरा के लोदी डायनेस्टी ख़त्म कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर देते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं अपनी मुगल डायनेस्टी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे ये। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mughal group, the Uzbeks। After a lot of struggle, he seized Kabul in 1504। तो ये बहुत ही मेहनती थे, ओके, अपना जो ये घर था, अपने घर पे ये रूलर थे यहाँ पर, ये कंधार वंधार के आसपास। तो यहाँ तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी, कभी हारे कभी जीते, बहुत लड़ते रहते थे। ज़िंदगी जब तक ये जवान हो, जब से जाजा बने, तब से लड़ते ही रहे। इंडिया में भी आए, इंडिया में भी 4 साल आए, देखिए 4 साल 26 से 30, 4 साल में 4 लड़ाइयाँ लड़ी। पहली लड़ी इब्राहिम खान लोदी से, और फिर 3 लड़ाइयाँ और लड़ी, यहाँ पे आगरा का हराया, अंबर को हराया, ठीक है, ये एरिया इन्होंने इस्टेब्लिश किया 4 लड़ाइयाँ जीतकर। बाबर फोर्सेस क्रश इब्राहिम लोदी आर्मी इन द बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट होती है बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, जिसमें जीतते कौन है, बाबर जीतते हैं, 1526 में होती है। इट वॉज लार्जली ड्यू टू बाबर एक्सेसेस टू आर्टिलरी एंड गन पाउडर, बोथ ऑफ विच वर इन शॉर्ट सप्लाई ऑन लोदी साइड। तो इनके पास जो है गन पाउडर था और आर्टिलरी यानी कि घुड़सवार जो होते हैं ना लड़ने वाले, वो उनके पास बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद उन्होंने 3 लड़ाइयाँ और लड़ी। एक तो ये थी, 3 लड़ाइयाँ और लड़ी एक साल में। 27 में लड़ी इन्होंने बैटल ऑफ खानुआ राणा सांगा के साथ, उनको हराया। फिर राजपूत के साथ लड़ी चंदेरी में 1528 में, और एंड दी लास्ट अफगान को हराया बैटल ऑफ घाघरा में। ऑल दिस कांग्रेस हेल्प बाबर टू ले द ग्राउंड वर्क फॉर हिज डायनेस्टी द मुगल। बाबर रूल्ड अंटिल 1530 में इनकी डेथ हो जाती है। He left behind a handwritten memoir of unrecounted almost 40 years of his adventures। अपने 40 साल की बिल्कुल एडवेंचरस कहानी जो है ये खुद लिख के गए। ये बहुत बड़े ऑथर भी थे, इन्होंने खुद की स्टोरी खुद ही लिख दी, ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिख दी बैठकर, जिसको उन्होंने खुद ही नाम दे दिया बाबरनामा। और वैसे इन्होंने लिखी पर्शियन में थी और नाम लिखा था उसका तुजुक बाबरी, ओके। मतलब 40 साल का बहुत इनका एडवेंचरस किस्सा था, कहाँ गए कहाँ लड़े, लड़ते ही गए, हराते ही चले गए, हारते भी चले गए, हारे भी कई सारी लड़ाइयाँ, ठीक है, कहाँ कहाँ विजिट किया, किस किस जगहों पे घूमे, सब लिख दिया इन्होंने अपनी किताब में।
इनके बाद इनके सन आते हैं हुमायूं। हुमायूं पहले 10 साल रूल करते हैं, फिर ये बीच में हार जाते हैं, किससे, शेरशाह सूरी से हार जाएंगे ये बीच में, और फिर वापस आएंगे कुछ 10-15 सालों बाद। ठीक है, 10-15 सालों का रूल होता है ऑलमोस्ट शेरशाह सूरी का। बाबर was succeeded by his son Humayun, who gave the empire the first distinctive future. Humayun kept a tentative hold on the family new position, but without a proper system of administration, he had to overcome many hurdles. अब देखिए इतना बड़ा एरिया तो छोड़ोगा इनके पिता साहब, बस एरिया को अब अच्छे से चलाना, कंसोलिडेट करने के लिए इनको और लड़ना था। लड़ने के लिए और पैसा चाहिए, तो और आपको पैसा के लिए अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और His brother Kamran, Hindal and Aksari, who were given the charge of small territories, was dissatisfied. इनके भाइयों में बहुत लड़ाई होती थी। ओके, ये भाई जो है, मतलब इनके पिताजी जब उनकी डेथ हो रही थी, उन्होंने बोल दिया था कि अपने जो भाई हैं तुम्हारे 3-4 ही फालतू भाई, इनको संभालना भाई, क्योंकि इनमें इतनी अक्ल नहीं है, तुम में ही अक्ल है थोड़ी बहुत। द मुगल किंगडम वॉज सराउंडेड बाय थ्रेट्स फ्रॉम ऑल दी साइड्स। अभी देखिए 4 लड़ाई जीत के गए, तो वो 4 लड़ाई जिनको हराया है वो चारों फिर लड़ने तो आएंगे वापस से, तो इनकी लड़ाई चलती रही। बहादुर शाह से लड़ाई चलती रही इनकी। बहादुर शाह और शेरशाह सूरी इन दोनों से बहुत तंग थे ये। इनका एम्पायर मान लीजिए इस तरीके से बीच में एम्पायर है ये वाला मुगल्स का। तो इस तरफ जो मेवाड़ का इलाका है, यहाँ से ये जो तंग करते हैं बहादुर शाह, और ये जो बिहार का इलाका है ये वाला, यहाँ से तंग करते हैं इनको शेरशाह सूरी। तो दोनों से ही बहुत तंग है ये। बहादुर शाह को तो हरा लेते हैं ये, बहादुर शाह को तो आराम से जाते हैं, डिफीट कर देते हैं। पर ये फिर बाद में एक लड़ाई होती है शेरशाह सूरी के साथ, जिसमें हार जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, लेटर इन 1534 ही डिफीटेड बहादुर शाह एंड एनेक्स गुजरात एंड मालवा। तो बहादुर शाह को तो हरा देते हैं, गुजरात और मालवा जीत भी जाते हैं। बट इन द ईयर 1939-1940 इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा होती है, जिसमें जो ये बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं किससे, शेरशाह सूरी से। हारने के बाद भागते ये भग जाते हैं, मतलब लड़ाई छोड़कर, और कहीं और जाके अपने दोस्त की शरण ले लेते हैं। ही एस्केप्ड टू पर्शिया भग जाते हैं 1540 में, टू रन अवे फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज पावरफुल एनिमी एंड स्टेड देयर इन एग्जाइल फॉर 15 ईयर्स। 15 साल वहीं रहते हैं, ताकि थोड़ी प्लानिंग कर लूँ। ओके, इन 15 सालों में इनको जो है बेटा हो जाता है अकबर नाम का, थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं ये कैसे लड़ाई करनी, क्या करना है, वापस जाके कैसे हराना है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने बहुत बुरी तरीके से हराया, दौड़ा के हराया, भगा दिया, बिल्कुल पर्शिया भगा दिया। ठीक है, तो इनके हारने के बाद स्टैब्लिश होता है सुर एम्पायर शेरशाह सूरी का। सुर एम्पायर एंड रीजन सुप्रीम इन इंडिया। शेरशाह सूरी प्रूव टू बी मच बेटर रूलर विद एस्टॉनिशिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज। तो बहुत ही कैपेबल रूलर थे, पर सुर डायनेस्टी की दिक्कत ये थी कि सिर्फ शेरशाह सूरी ही कैपेबल थे। उसके बाद इनका जो बेटे आए इस्लाम शाह, वो इतने कैपेबल नहीं रहे। उसके बाद जो है ये 1554 में ही अटैक्ड देम। ठीक है, वापस से अटैक करते हैं इन पे कौन, हुमायूं। फाइनली इन 1555 द ड्रीम होल्ड ऑफ दिल्ली बिकम रियलिटी। और आखिरकार 1555 में जो लड़ाई है हुमायूं जीत जाते हैं। ठीक है, हुमायूं हरा देते हैं, पर उसके अगले ही साल जो है हुमायूं की डेथ हो जाती है। दीनपना लाइब्रेरी से गिर जाते हैं और डेथ हो जाती है इनकी। तो ज़्यादा टाइम रूल कर नहीं पाते, सिर्फ 1 साल के आसपास, 1 साल भी नहीं, कुछ 8 या 9 महीने के आसपास ही कर पाते हैं रूल शेरशाह सूरी को हराने के बाद। जब वापस आते हैं तब बहुत ही छोटी उम्र में 13 साल के होते हैं उस समय अकबर, वो रूल पे आ जाते हैं। थोड़ी शेरशाह सूरी की बात कर लेते हैं भाई। 10 यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, 1555 है ये ना, 4 लिख दिया ये, दैट इज 1555। 15 साल का रूल है शेरशाह सूरी का। शेर शाह वॉज इज सन ऑफ अफगान जागीरदार इन सरसारम। तो बंगाल में पैदा हुए अफगान थे ये। और ये जो मुगल्स है ना, ये टर्की के हैं, ये टर्किश है सारे के सारे, सब टर्की से आए थे। और शेरशाह सूरी जो है अफगानी मुस्लिम है, मतलब दोनों इंडियन मुस्लिम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट मिलिट्री लीडर, ही वॉज वेरी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड इज नोन फॉर हिज रूल टेरिटरीज इंक्लूडिंग द मॉडर्न स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वर टेकन अंडर हिज कंट्रोल। तो पहले जो है इनके पास बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल का एरिया था कंट्रोल में। बाद में हुमायूं को हराने के बाद ये नॉर्थ में भी अपना जो है रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हिज एडमिनिस्ट्रेटिव वाज वेरी एफिशिएंट एंड स्ट्रिक्ट। ही रेज्ड अ पावरफुल आर्मी, बहुत पावरफुल आर्मी उन्होंने इनके पास थी। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज सरकार। उन्होंने अपने जो प्रोविंसेस होते हैं ना, स्टेट्स, उनको सरकार बोलते थे, ये स्टेट्स को अपने अंदर आते थे, विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास। परगना मतलब आपकी क्या हो सकता है, जिला, डिस्ट्रिक्ट को परगना बोलते थे ये लोग। ही इज बिलीव टू बी फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द करेंसी। सबसे पहले जो करेंसी इंट्रोड्यूस करने वाला इंसान है हमारे यहाँ इंडिया में, वो यही है। और इन्होंने सबसे पहले जो करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी उसका नाम भी रुपया ही रखा था, रुपया और पैसा। तो इन्हीं के रुपये और पैसे पे जो है हम लोगों ने बाद में आज़ादी के बाद जो है अपना रुपया पैसा बनाया। ठीक है, हम लोग भी नहीं रुपया बोलते हैं, तो रुपया इतना पैसा, तो ये सिस्टम जो है यही लेकर आए थे, शेरशाह सूरी लेकर आए थे। इन्होंने एक करेंसी छापी थी, पहले नोट छापे थे और उसका नाम दिया रुपया, सिक्के छापे उसका नाम दिया पैसा। एक बहुत ही बड़ा इन्होंने रोड बनाया। देखिए, रोड्स बनाने के लिए और ये बड़ी बड़ी मॉक्स बनाने के लिए बहुत फेमस थे शेरशाह सूरी। इंडिया का सबसे बड़ा रोड बनाया है आज तक के इतिहास का, इसका नाम दिया ग्रैंड ट्रंक रोड।
ये रोड इतना बड़ा है कि शुरू होता है यहाँ पाकिस्तान में कराची से, यहाँ से ऐसे होते 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 ही आता है यहाँ अमृतसर, यहाँ से होता हुआ जाता है ये सीधा कोलकाता तक। तो मतलब यहाँ से लेकर ये इतना बड़ा रोड जो है यहाँ से यहाँ तक है, आज भी है ये रोड। अभी इतना इतना यहाँ से अमृतसर के आगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान चला गया। अमृतसर से लेकर दिल्ली तक इसको नाम दिया गया नेशनल हाईवे 1A, और दिल्ली से कलकत्ता तक नेशनल हाईवे 1B। उसके बाद ये हार जाते हैं। ये वॉज सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह हु वाज लेटर ओवरथ्रोन बाय हुमायूं। फिर इनके बेटे इस्लाम शाह जो है, इस्लाम शाह आते हैं और वो हुमायूं से हार जाते हैं। सुर डायनेस्टी वहीं ख़त्म हो जाती है 15 साल के रूल में। अगर सुर डायनेस्टी चलती है 15 साल, शेर शाह तो 5-10 साल ही रूल कर पाते हैं बस। नेक्स्ट आते हैं अकबर, जो सबसे लंबे समय तक ऑलमोस्ट जो है रूल करते हैं। देख सकते हैं आप 1556 से लेकर 1605 लगभग कितना साल का रूल हो गया इनका, यू कैन से 40-50 ईयर्स का रूल लगभग हो गया इनका। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक रूल करते हैं। अब देखिए इतने साल तक इंसान अगर रूल करता है ना इंडिया में, तो सिंपल सी बात है उसका रूल बहुत अच्छा है। ओके, अपना रूल बहुत अच्छे से चला रहा है, लोगों पे बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। तो 13 साल की बहुत छोटी सी उम्र में किंग बन जाते हैं ये। अकबर reigned फ्रॉम 1556 to 1605 एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर एज फार एज द वेस्ट एज अफगानिस्तान। तो एम्पायर आप देख सकते हैं शेर शाह सूरी का दिया है यहाँ पर। तो खैर दिस इज़ द मैप ऑफ सुर एम्पायर। शेर शाह सूरी का एम्पायर है इतना बड़ा, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अकबर का भी शायद नीचे दिया हो, अकबर का एम्पायर नहीं दिया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं। तो अकबर के एम्पायर के बारे में बहुत सारी बातें कि इनका रूल जो है अफगानिस्तान, मतलब ये अफगानिस्तान दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक आ गए थे गोदावरी रिवर तक। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंडिया का पे जो इन्होंने रूल कर लिया था इस तरफ पर, साउथ इंडिया पे नहीं कर पाए थे बस। मुगल डायनेस्टी एंड हैंस इज ऑल्सो कॉल्ड द अकबर द ग्रेट। इतना ज़्यादा रूल करने के कारण और इतना अच्छा रूल था इनका कि इनका नाम भी जो है क्या हो गया था, अकबर द ग्रेट हो गया था। ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन हुमायूं डाइड, देयरफॉर बैरम खान वॉज अपॉइंटेड एज अकबर रीजेंट। तो तब तक जो है इनके सेनापति जो थे बैरम खान, वो पिता की तरह काम करते थे इनके। ओके, पिता की तरह पाला पोसा बड़ा किया इनको, बड़े होगा तो फिर इनको रूल दे दिया बढ़िया। अकबर्स कॉन्केस्ट, अकबर ने फिर जो है कैसे जीता। अकबर डिफीटेड हेमू द जनरल ऑफ अफगान फोर्सेज। जो लड़ाई होती है शेर शाह सूरी के साथ, उसमें बैरम खान लड़ते हैं हेमू के साथ। हेमू जो होते हैं वो सुर डायनेस्टी के होते हैं, सुर डायनेस्टी की तरफ से लड़ते हैं। इस लड़ाई का नाम है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, पानीपत की लड़ाइयाँ ना बहुत ही डिसाइसिव होती हैं, मतलब ये डिसाइड करती हैं कि आगे इंडिया में कौन रूल करेगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये डिसाइड हो गया था कि आगे बाबर रूल करेंगे। बाबर ने रूल किया, फिर कुछ साल के सुर डायनेस्टी आ गई। फिर वही बैटल ऑफ पानीपत जिस पर डिसाइड हो गया कि अकबर जीत गए, तो फिर आगे भी मुगल्स का ही जो है दबदबा रहेगा। फिर आगे आप देखेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होती है, जहाँ पे मराठास हार जाते हैं। अगर मराठा जीत जाते हैं वो लड़ाई, तो फिर आगे इंडिया में रूल होता मराठास का। ठीक है, और मराठास हार जाते हैं, और उसके बाद फिर जो है जो जीतता है तैमूर, अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं, तो वो भी इंडिया में रूल करते नहीं है, जिसके कारण इंडिया में रूल करने फिर आ जाते हैं आपके ब्रिटिश। ठीक है, ये भी देखेंगे हम आगे। After a few years, he ended the regency of Bairam Khan and took over. Akbar was the ambitious ruler and wanted to build up a mighty and extensive empire. He then conquered and annexed ग्वालियर। ग्वालियर जीत जाते हैं, अजमेर जीत जाते हैं, तो बहुत बड़ा एक इलाका जीत जाते हैं ये। बाज बहादुर सबमिटेड अथॉरिटी। बाज बहादुर नाम का एक रूलर था जौनपुर का, जो अपनी मतलब आगे झुक जाता है इनके सामने, बोलता है कि भैया मेरा एरिया तुम्हारा। तो बहुत सारे जो ऐसे एरिया जीत जाते हैं ये, अपना एरिया बहुत बड़ा कर लेते हैं। But the proud and noble Sisodia prince Rana Pratap of Mewar refused to offer submission. Akbar conquered चित्तौड़, रणथंभौर in 1568। सब जीत जाते हैं ये। राणा प्रताप उनको भी हरा देते हैं ये बाद में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो बहुत ही फेमस बैटल है, ठीक है, जो आपके बड़े सड़े से नहीं है, आपके राणा प्रताप उनको भी हरा देते हैं ये। He also conquered parts and बंगाल, मतलब सब जीत जाते हैं। देखा जाए तो उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, ओके, मतलब इंडिया पूरा इनके अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकबर पॉलिसीज। तो अकबरनामा जो इनकी बुक है इनके ऊपर लिखी गई है, इन्होंने खुद नहीं लिखी है, अकबरनामा इनके दोस्त थे अबुल फजल, उन्होंने लिखी थी कि इनकी पूरी पॉलिसीज़ के बारे में। ही वॉज लिबरल माइंडेड थे, सबको ये इक्वल समझते थे, मतलब इनका बढ़िया रूल इसलिए चला क्योंकि कभी हिंदू मुस्लिम में इन्होंने जो है भेदभाव बिल्कुल नहीं किया। राजपूत पॉलिसी, अब देखिए राजपूत एक बहुत बड़ा सरदर्द थे इनके लिए, क्योंकि जब भी ये राजपूत देखिए इनके बाप यादव के सरदर्द भी बहुत बड़े थे। ये जो देख रहे हैं ना आपको, चित्तौड़ में लड़ाई हो रही है, हल्दी घाटी में हो रही है राणा प्रताप के साथ, ये सब राजपूत हैं। तो राजपूतों से लड़ते ही रहे, पर इन दी एंड क्या होता है, फिर शादी कर लेते हैं राजपूत प्रिंसेस जोधा, शादी कर लेते हैं ये 1562 में। और उसके बाद जो है राजपूत इनसे हाथ मिला लेते हैं कि ठीक है भाई, हम लोग अब साथ में काम करेंगे, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। ठीक है, फिर साथ में मतलब संधि बंदी हो जाती है इनकी। फिर आते हैं इनके बाद नेक्स्ट थोड़ी बात यहाँ और लिखी, हम पढ़ लेते हैं। ही गेव हाई पोस्ट टू राजपूत। उसके बाद ये राजपूत से हाथ मिला के इनको अपने कोर्ट में, अपने महल में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट देते हैं राजपूत को।
राजपूत को बहुत इज्जत दी जाती है। रिलीजियस पॉलिसी इनकी बहुत टॉलरेंट थी, हर रिलीजन को बराबर मानते थे। द मुगल स्टेट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंट एंड ऑल सेट्स वर एक्सेप्टेड विदाउट प्रोसिक्यूशन। तो किसी को भी इन्होंने जो है नीचे नहीं झुकाया, किसी भी धर्म की वजह से लड़ाई वड़ाई नहीं करी, अच्छे से सबको रखा। In 1562 established a tax levied on pilgrims traveling to Hindu shrines. In 1564 he put an end to the more controversial source of revenue, जजिया। जजिया जो होता है ना, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो मुस्लिम नहीं है उन पर टैक्स लगाया जाता है जजिया, तो इसको भी बंद कर दिया इन्होंने। बड़े अच्छा काम किया। बाद में जजिया जो है वापस लेकर आएंगे आपके कौन, औरंगजेब लेकर आएंगे। मतलब जो मुस्लिम नहीं है वो टैक्स भरेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार सिस्टम था एक तरीके से। अकबर ऑल्सो अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ इंस्लेविंग फैमिलीज और प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो ये जो स्लेव बनाने का काम होता है वही बंद कर दिया इन्होंने। तो बहुत बढ़िया रूल था इनका। आगे देखिए कुछ कुछ जगह होती है, इसका बोलते हैं इबादत खाना। देख लेते हैं हम क्या होता है। द इबादत खाना और हाउस ऑफ वर्शिप मतलब एक प्रे करने का जगह है जहाँ पे सब लोग मिलकर जो है प्रेयर करते हैं एक रूम में, उसको बोलते हैं इबादत खाना। तो इबादत खाना इन्होंने बनाया था फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी जो जगह है आज इंडिया में, बनाई ही अकबर ने थी अपने, मतलब ये फतेहपुर सिकरी का दरबार जो है बनाया गया था ताकि इसमें जो है सब लोग मिलें और प्रे व्रे करें। मतलब बढ़िया जगह बनाई गई थी। सारे धर्म के लोग इन्होंने जो है बुलाए थे अकबर ने एक बार तो, कि सारे धर्म के लोग आएँ और इसी इबादत खाने में बैठ कर प्रेयर करें। और बाद में फिर ये धर्म के लोगों ने अपनी बीच में लड़ाइयाँ कर ली कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, तो उन्होंने सबको भगा दिया। दिन लाई क्या होता है आप देखें। ओवर टाइम अकबर फैसिनेटेड विद रिलीजियस ग्रू टू ऑलमोस्ट एन ऑब्सेशन व्हेन ही फैशन्ड हिज ओन फेथ कॉल्ड दिन लाई वाज अ डाइवर्स मिक्स ऑफ अदर रिलीजन्स। दिन लाई का मतलब होता है इन्होंने अपना खुद का धर्म बनाना सोचा था जिसमें जो है हर धर्म को जो है मिला देंगे, ठीक है। सारे के सारे धर्म की बातें, वो अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर अपना धर्म बनाएंगे। द दिन लाई हैज़ बीन कैरेक्टराइज एज ताहूद लाई और डिवाइन मोनोथीज़म। मोनोथीज़म मतलब एक भगवान में विश्वास होना, सब बोलते सभी लोग एक हैं, सभी लोग बढ़िया है। सुल है कुल, मतलब दुनिया में जो है सब लोग मेरे राज को मान लें, ठीक है। जो भी इंसान है, आसपास राजपूत हैं, आसपास जो मुस्लिम और भी कोई है, क्रिश्चन जो उस समय आ गए थे पोर्टुगीज़, ये सब मेरे राज को मान लें और सब लोग जो है मेरे अंडर में काम करें, मैं किसी को मारूंगा नहीं। मतलब चाहते थे कि पूरी दुनिया पे इनका रूल हो जाए और पूरी दुनिया जैसा ये सोचते हैं वैसे सोचने लग जाए। अब ऐसा होता तो नहीं है। अकबर नेवर स्टॉप टू सपोर्ट रिलीजियस टॉलरेंट अमॉन्ग हिज पीपल। विद अकबर डेथ एंड फेसिंग कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म दिन लाइफ फेडेड अवे। अब देखिए इसी इतनी बड़ी बड़ी बातें से अकबर ही कर सकते थे भैया, ठीक है। उसके बाद इनके बेटों में तो दम नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दें और इतना कुछ बड़ा काम कर लें। इसीलिए जो है इनके जाने के साथ ही इनकी ये जो सोच थी ये भी चली गई। इनके फिर नेक्स्ट आते हैं सन कौन, जहांगीर। अकबर सन सलीम एक्सटेंडेड द थ्रोन एज जहांगीर। सलीम नाम होता है इनका, बट जब राजा बनते हैं तो अपना नाम जहांगीर कर लेते हैं। विच मीन्स कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर का मतलब होता है जहान पे जो है राज करने वाला। जहांगीर कंसोलिडेटेड द ग्रेन्स मेड बाय हिज फादर। द कोर्टली कल्चर ऑफ मुगल फ्लरिश अंडर हिज को रूल। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी इनकी मेन बात होती है कि आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़ा बड़ा काम बहुत सारा करते हैं ये। जहांगीर कॉन्केस्ट कौन कौन से इलाके जीतते हैं ये। कॉन्केस्ट ऑफ जहांगीर वर मेनली डायरेक्टेड टू दोज प्लेसेस विच वर लेफ्ट अनकॉन्कर्ड बाय अकबर। तो जो जगह अकबर नहीं जीत पाते जैसे कि मेवाड़ और साउथ इंडिया, वहाँ पर जाके ये जाते हैं लड़ाई वड़ाई करने। In 1606 itself, Jahangir faced the rebellion of his son Khusro, but it was personally suppressed by Jahangir. इनके खुद के ही बेटे लड़ाई कर लेते हैं इनसे खुसरो। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी बहुत बड़ी मुस्लिम्स लोगों में कि इनके जो अपने बेटों से ही लड़ने पड़ता था ताज तख्त और ताज के लिए, अपने साल लड़ाई इनकी बहुत ज़्यादा होती थी। इसीलिए जो ये लड़ते लड़ते इनके बहुत सारा साल निकल जाते थे बेटों से लड़ते हुए। It was against Rana Amar Singh of Mewar in 1614 the campaign led by खुर्रम। ठीक, खुर्रम इनके बेटे थे शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ जिसको बोलते थे ये। तो उन्होंने भी लड़ाई करी, खुर्रम जो है जीत कर आए लड़ाई वड़ाई, तो अपना एरिया बड़ा किया इन्होंने। इफ दे वुड बी लॉयल टू द मुगल्स इन 1620 जहांगीर कॉन्कर्ड कांगड़ा नाम की जगह पे जीत गई है। जहांगीर वांटेड टू कॉन्कर डक्कन ऑल्सो। डक्कन का इलाका जो होता है आपका ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना का इलाका, वो भी जीतना चाहते थे ये। मलिक अंबर जो वहाँ के रूलर थे उनको हराना चाहते थे, पर हरा नहीं पाए आई थिंक। ओके, ज़्यादा उनको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली। वहाँ पे जाके जहांगीर फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ट्रेडर फ्रॉम वेस्ट, उस समय क्या होता है जब ये जहांगीर रूल कर रहे होते हैं तब आते हैं इंडिया में कौन, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश पहली बार आते हैं जहांगीर के समय पे। तो थॉमस, ये जो नाम लिखा ना, सूरत में आते हैं थॉमस रो, ये आते हैं ब्रिटिश की तरफ से एम्बेसडर, और ये आके परमिशन लेते हैं जहांगीर से कि भैया हम लोगों को जो है यहाँ पर अपना ट्रेड वेड करना है, तो हम क्या हम करें नहीं करें। पहले जहांगीर मना कर देते हैं, बाद में जहांगीर हाँ कर देते हैं इनको, ठीक है भाई। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं जहांगीर। नूरजहाँ के बारे में थोड़ा बताया गया है। नूरजहाँ जो इनकी वाइफ थी, ठीक है, जिनके लिए इन्होंने बनाया था ताजमहल। मतलब नूरजहाँ ने ताजमहल नहीं बनवाया, शाहजहाँ ने कुछ और बनवाया था।
शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, सॉरी। नूरजहाँ तो उनकी जो वाइफ थी, किसकी, आपके जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है। इनकी वाइफ के भी बहुत नाम है, ये भी इनका बोला जाता है कि बहुत ही होशियार थी, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रूल चलाया। जहांगीर मतलब इनसे पूछते थे कि भैया मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, लिखा है शी अप्रूव्ड ऑल ऑर्डर्स एंड ग्रांट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन जहांगीर नेम, ठीक है। जहांगीर इनसे ही पूछ के सारे काम करते थे, इनसे पीछे बिना जहांगीर कुछ नहीं करते थे। नूरजहाँ acquired all the rights of government, becoming virtually in charge the whole empire until the emperor died in 1627। तो इनकी जब तक ये जहांगीर की मौत नहीं हो जाती तब तक सारे के सारे काम जो है इनकी यही करती है नूरजहाँ। प्रिंस खुर्रम revolted during the last years of Jahangir since he was alarmed at Noorjahan growing powers. However, the personal authority of Noorjahan was not realized after Jahangir's death. She retired from public life। तो ये नूरजहाँ जो है इनके जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब इन्हीं के बेटे खुर्रम जो है फिर वो बन जाते हैं रूलर। चलिए आगे आते हैं हम खुर्रम पर। खुर्रम जिनका नाम है शाहजहाँ, शाहजहाँ आते हैं थ्रोन पर। तो ये तो अपने फादर से भी ज़्यादा रोमांटिसाइज होते हैं, फादर से ज़्यादा रोमांटिक होते हैं ये। अब इनकी जब बीवी आती है तो उनके लिए बना देते हैं ये ताजमहल। जीतते ये थोड़े बहुत इलाके ये भी जीत जाते हैं, जो इनके पिताजी हार के आते हैं ना दक्कन में जाकर, ये जाते हैं दक्कन में जीत जाते हैं। बीजापुर, गोलकोंडा ये सब अपने अंडर में कर लेते हैं। अच्छा ही था इनका रूल, बट इनका रूल जो है मेन जाना जाता है कुछ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जैसे कि इन्होंने बनाया ताजमहल आगरा में, रेड फोर्ट बनाया दिल्ली पे, मोती मस्जिद, टुम्ब ऑफ जहांगीर, शाहजहानाबाद नाम की पूरी सिटी इन्होंने बना दी। आफ्टर शाहजहाँ फेल इल, शाहजहाँ जब बीमार पड़ जाते हैं, ऑल ऑफ हिज 4 सन, इनके 4 बेटे होते हैं, दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। ये चारों लड़ते रहते हैं। औरंगजेब तीनों भाइयों को मार देता है और खुद बन जाता है राजा। नेक्स्ट आते हैं शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, जो ये आप मान सकते हैं कि सबसे दरिंदे और सबसे ख़तरनाक इंसान थे। इन्होंने भी लगभग 49 ईयर्स का रूल किया। 49 ईयर्स के रूल में ये बहुत धर्म वाले थे, ये चाहते थे कि सिर्फ मुस्लिम हो और कोई धर्म बचे ही नहीं, तो बाकी सब धर्मों पर इन्होंने बहुत अत्याचार किए। जबकि जो है इनके पिताजी और दादाजी ने इनको ये बात बताई थी कि अगर इंडिया पर रूल करना है ना बेटा अच्छे लंबे समय तक, तो धर्म मत करना, ठीक है, सब धर्म को बराबर लेके चलना। पर इन्होंने नहीं किया ऐसा, इन्होंने बहुत भेदभाव किया और उसका नतीजा यही निकला कि इनके डेथ के बाद जो है मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया। ये ज़्यादा टाइम नहीं चल पाया मुगल एम्पायर। इन्होंने जो है इन्होंने सब बहुत लड़ाई करी, साउथ इंडिया गए, मराठास को हराया, सबको हराया इन्होंने, तो लगभग सबको हरा दिया और लगभग पूरे इंडिया पे जो है रूल बना लिया इन्होंने। अपनी कैपिटल जो थी इन्होंने आगरा ही थी, आगरा ही कर ली। लिखा है ना, द मराठास वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम, ही मेड नो एफर्ट। तो उनकी लड़ाई जो होती है शिवाजी के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ये नोटिसेबल है, ठीक है। शिवाजी जो वहाँ पे मराठा होते हैं उनकी लड़ाई इनके साथ बहुत ज़्यादा चलती है, इनको पकड़ के भी ले आते हैं शिवाजी को, फिर शिवाजी भग भी जाते हैं, तो मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। औरंगजेब द रूलर कैसे थे ये, अनलाइक द प्रीवियस मुगल एम्पायर, औरंगजेब लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, एक ही बीवी रखी, ज़्यादा प्यार व्यार में नहीं पड़े। ही केप्ट अवे फ्रॉम ऑपुलेंस, ही यूज टू वेयर सिंपल क्लॉथ्स एंड इवन वर्क फॉर हिज फूड। तो अपना खाना भी खुद उगाते थे, खेती भी खुद करते थे, डेली सुबह शाम कुरान पढ़ते थे, तो मतलब काफ़ी अच्छे इंसान तो थे वैसे ही है। लिविंग सेंट बोला जाता था इनको। ही वॉज कॉल्ड एज जिंदा पीर और लिविंग सेंट, जिंदा पीर बोलते थे इनको लोग भी, क्योंकि इतना मानते थे मुस्लिम धर्म में ये इतना मानते थे कि सिर्फ सोचते थे कि मुसलमान ही मुसलमान रहें दुनिया पे, बाकी सब ख़त्म कर दें, जजिया को ये वापस ले आए। मुगल कोड यानी कि उनका जो राज है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर, किस तरीके से मुगल कोड चलता था। द मुगल कोड हैड द एम्पेयर सीटेड ऑन द थ्रोन, मेन तो जो थ्रोन होता है ताज, उस पर बैठते थे उनके मुगल के एम्पेयर राजा। एंड अदर्स आर प्रोवाइडेड स्पेसिफिक प्लेसेस टू सिट और स्टैंड, और बाकी हर मिनिस्टर की अपनी जगह थी, इसे दिखाते ही हैं सीरियल्स में भी। कुर्निश एंड तस्लीम वर परफॉर्म ड्यूरिंग अकबर रीजन अलॉन्ग विद सजदा एंड पैबोज। तो जो भी इंसान अगर उनके कोर्ट में आता है तो पहले झुक के प्रणाम करना पड़ता है राजा को, जिसको हम सजदा और पैबोज बोलते हैं। दीवान खास और हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस वॉज यूज बाय द एम्पेयर फॉर द रिसेप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट गेस्ट। तो इंपॉर्टेंट गेस्ट के लिए जगह बनाई थी दीवान खास। दीवान आम पब्लिक हॉल था कि सारे पब्लिक के लोग आए, किसी को अपनी जगह दिक्कतें बतानी है तो वो लोग आए, ठीक है। इस तरीके से इनका हॉल वॉल थे। एडमिनिस्ट्रेशन तो इनका आपको पता ही है किस तरीके से वर्क करता था, ठीक है। वजीर थे इनके एक हॉल में, इसको प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं आप। दीवान था, दीवान वाज दी हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे हमारे नहीं होते फाइनेंस मिनिस्टर जैसे हमारी है, वैसे इनके पास दीवान थे। मीर बख्शी जो मिलिट्री का ध्यान रखेगा। खान सामान जो कि रॉयल हाउस होल्ड, जो हमारा जो इतना बड़ा महल है उसका ध्यान रखेगा, सामान वामान लाने ले जाने का उसका। सदर है सादूर, मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द ग्रांट्स गिवन बाय एम्पेयर, एम्पेयर ने किसको कितना पैसा दिया किसको नहीं दिया उन सब का ध्यान रखेगा। काजी वॉज द चीफ जज होगा काजी। तो इस तरीके से इनका जो है चलता था सब कुछ, ठीक है, इनका सब कुछ काम चलता था। एक तोदरमल नाम के इंसान थे जो कि आए थे किसके टाइम पर,
आपके अकबर के टाइम पे थे। अकबर के टाइम पे नवरत्न का एक कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है कि अकबर के महल में 9 रत्न थे, जिसमें तोदरमल भी थे। तोदरमल वैसे तो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे, पर उनका काम जो है बहुत ही अच्छा था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लैंड वॉज मेजर, उन्होंने जो है लैंड वैंड मेजर करी, पूरे लैंड को नाप के आए थे, और टैक्स भी जो है लोग लैंड की फर्टिलिटी के हिसाब से ही लेते थे। ओके, बस ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे मुगल्स के सिस्टम के बारे में, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर तो मेन था, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाते थे ये मुगल्स लोग। ठीक है, जितना भी आपका जो है एग्रीकल्चर होगा, जितनी भी खेती होगी, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, तो बस हम यहीं तक बात करेंगे इस वाले आपके बात में। ठीक है, मेन तो बात यही थी, हर राजा के बारे में आपको देखना, समझाना। ठीक, कौन किसके बाद आया, थोड़ा बहुत उसका इंपॉर्टेंस बताना, किसने क्या बनाया। ठीक है, बाकी जो एंड में आपको दिया हुआ था थोड़ा एक्स्ट्रा, उसको चाहे तो रीड कर सकते हैं, लेकिन नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। मच इंपॉर्टेंट आपका ये समझना ही था किस तरीके से रूलर आए, और मतलब ये किस तरीके से इन्होंने रूल किया, कौन कैसा था, कौन कैसा नहीं था। ओके, इन दी लास्ट अगर आपको कोई डाउट होता हो इस चैप्टर में फिर भी, तो आप पूछ सकते हैं बार बार मुझसे चाहे तो। ओके, वैसे इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, अच्छी स्टोरी की तरह हमने इसको एक्सप्लेन किया मुगल्स को। ओके, इन दी लास्ट, थैंक यू।